हम करेंगे मल्टीपोल एक्सपेंशन। मल्टीपोल से नाम से हमें पता लग रहा है कि मल्टीपोल, जिसमें हम पढ़ते हैं डायपोल, मोनोपोल, क्वाड्रोपोल, इस तरह के हम जो पोल्स वगैरह पढ़ेंगे और उनके पोटेंशियल्स निकालेंगे, उसको हम बोलते हैं मल्टीपोल एक्सपेंशन। मल्टीपोल एक्सपेंशन में हम क्या करते हैं, पोटेंशियल्स निकालते हैं जो कि बहुत लार्ज डिस्टेंस पे हो। जैसे हमारे पास ये क्या है, कोऑर्डिनेट सिस्टम है XYZ, इसमें एक चार्ज पड़ा हुआ है, चार्ज Q। अब ये चार्ज Q यहाँ पे पड़ा हुआ है और यहाँ पे एक पॉइंट P है जो कि इस Q से बहुत ज़्यादा दूर है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे है, और हमें इस पॉइंट P पे क्या करना है, पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। और इसके डिस्टेंस को हम कहते हैं कि R है, और ये वाला जो है वो R प्राइम, ठीक है। तो अब हमें जो लार्ज डिस्टेंस पे पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, इसलिए हम कहते हैं कि जो पोटेंशियल एट वेरी लार्ज डिस्टेंस, इस पे हम पोटेंशियल फाइंड आउट करते हैं। अब पोटेंशियल जो है मल्टीपोल्स, डाईपोल, ट्राईपोल, क्वाड्रोपोल वगैरह के निकालेंगे। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब चार्ज Q इज प्लेस्ड इन कोऑर्डिनेट सिस्टम, वी हैव टू फाइंड पोटेंशियल एट पॉइंट P एट अ लार्ज डिस्टेंस। इफ़ वन Q इज़ प्रेजेंट, पोटेंशियल इज कॉल्ड मोनोपोल। अगर हमारे पास यहाँ पे एक चार्ज प्रेजेंट है तो ये मोनोपोल है, अगर दो चार्ज होते हैं तो वो क्या होता है, डाईपोल। तो हमारे पास इसमें ये मोनोपोल का केस है कि इसमें एक चार्ज प्रेजेंट है। अब मोनोपोल के लिए हमें क्या पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। टोटल पोटेंशियल क्या होता है, V पॉजिटिव प्लस V नेगेटिव। अब इसमें हमारे पास V नेगेटिव तो है ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, ज़ीरो। पीछे क्या रह गया, सिर्फ पॉजिटिव वाला। अब पोटेंशियल हमारे पास इक्वल होता है 1/4 पाई E नोट Q/R के ना, तो स्मॉल r Q/R होता है। अब यहाँ पे हमारे पास सिर्फ पॉजिटिव की वजह से है तो ये वाला ज़ीरो हो जाएगा, 1/4 पाई E नोट Q/R, ठीक है। ये हमारे पास आ गया V टोटल मोनोपोल के केस में। मोनोपोल के केस में एक चार्ज है और इस पॉइंट पे अगर हमें पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है डाईपोल। डाईपोल क्या है, जिसमें हमारे पास दो चार्जेस हो जाए। अब ये एक प्लस Q चार्ज है और एक ये जो है नेगेटिव, दो चार्जेस आ गए हमारे पास, और हमें इस पॉइंट पे क्या करना है, पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो डाईपोल के केस में हम क्या करते हैं, एक रेफरेंस ले लेते हैं, और रेफरेंस पॉइंट क्या होगा, जो मिड पॉइंट है, तो हमने इसको रेफरेंस ले लिया। अब यहाँ से मिड पॉइंट से यहाँ तक का डिस्टेंस और एक यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना है, D, तो हाफ, ये वाला यहाँ से यहाँ तक हाफ हो जाएगा। इसका पॉइंट P तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है, R पॉजिटिव, और जो इसका यहाँ तक का डिस्टेंस है R नेगेटिव, और पॉइंट इस रेफरेंस से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो सिंपल R। यहाँ पे जो एंगल है वो हमने ले लिया थीटा। अब इसमें भी हमें पोटेंशियल के लिए क्या चाहिए, R की वैल्यू चाहिए, लेकिन दो चार्जेस हैं तो R प्लस और एक इस ये वाली भी चाहिए, और R प्लस और R नेगेटिव दोनों वैल्यूज चाहिए। तो वी हैव टू चार्जेस एट अ डिस्टेंस D, वी हैव टू टेक रेफरेंस पॉइंट विच इज़ द मिड पॉइंट बिटवीन चार्जेस। द डिस्टेंस फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट टू P विल बी, ये R प्राइम हमारे पास आ गया, आ गया। अब R प्लस माइनस हमें फाइंड आउट करना है। हमने लॉ ऑफ कोसाइन यूज़ किया। लॉ ऑफ कोसाइन क्या होता है कि R² प्लस D/2 R² प्लस 2D/2 R cos थीटा। अब यहाँ से ये स्क्वेयर ख़त्म होगा तो इसके ऊपर भी अंडर रूट आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हमने R² को कॉमन लिया। जब इसमें से R² को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर R नहीं है, जब यहाँ पे R नहीं है तो यहाँ पे R क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब R² ने डिवाइड होना था ना, तो इसके ये जो बाहर है ना अंडर रूट, मैंने इसको इसलिए ब्रैकेट में रख दिया कि R² के ऊपर भी है, प्लस T/R, एक R से कैंसिल, पीछे एक R डिवाइड होगा cos थीटा, और पावर जो है वो 1/2। देन उसके बाद ये सिंपल 2 और इसके स्क्वेयर को खोला है तो 4R², और बाकी सब सेम वैसे ही है। अब हमने कहा है कि हमारे पास अगर ये जो R है ये बहुत बड़ा है, मतलब ये डिस्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा है जिस पे हमें पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। जैसे ये डिस्टेंस जो था बहुत ज़्यादा था, इसी तरह ये डिस्टेंस अगर बहुत ज़्यादा है तो अगर इसका स्क्वायर लेंगे तो तब तो ये और ज़्यादा हो जाएगा। तो इसीलिए हम जो नीचे स्क्वायर वाली टर्म होती है इसको निगलेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे ये 2R² था ना, तो R² बहुत ज़्यादा हो जाएगा उसकी। अगर कोई डिनोमिनेटर में है तो हम उसको क्या कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं। तो R, ये इसके ऊपर पावर आएगी तो R 2 से कैंसिल, पीछे R रह गया।
अभी इस ब्रैकेट वाली टर्म के साथ सिर्फ पावर रह गई है, तो 1 प्लस ये क्या हो जाएगा, निगलेक्ट 0, और ये डी बाई आर प्लस माइनस डी बाई आर कोस थीटा 1/2। देन उसके बाद अगर हम इसको इन्वर्स करके लिख दें, जैसे कि 1/r प्लस माइनस लिख दें तो 1/r हो जाएगा, और बाकी ये पावर जो है ये -1/2 हो जाएगी। उसके बाद हम क्या लगाएंगे, इस पर बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज़ करेंगे। अब बाइनोमियल एक्सपेंशन इस पर लगेगी तो 1/r बाइनोमियल क्या होती है, 1 प्लस n क्या है -1/2, और x इसकी क्या है, पूरी टर्म। तो इस पर और हायर टर्म्स को हमने निगलेक्ट कर दिया, सिंपल इस पर बाइनोमियल एक्सपेंशन लगी है 1/r प्लस माइनस, और ये 1/r और ये 2r कोस थीटा। हमें तो पोटेंशियल निकालना है, तो टोटल पोटेंशियल क्या होगा, p प्लस v पॉजिटिव की वजह से भी और नेगेटिव की वजह से भी पोटेंशियल ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास 2 r थे ना, एक प्लस था और एक माइनस था, दोनों की वैल्यू एक जो अब 1/r, अब वो प्लस माइनस लेते हुए आ रहे थे ना हम, जो प्लस वाली के साथ प्लस t/2 r कोस थीटा, और माइनस वाली के साथ -2 d/2 r कोस थीटा, फिर 1/r d, अब ये r इसके साथ होगा तो 1/r, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो r² कोस थीटा -1/r, और अगेन माइनस माइनस प्लस, और इसके साथ r² कोस थीटा। ये दोनों क्या हो रहे हैं, ये दोनों कैंसिल, पीछे रह गया 2d कोस थीटा, 2 से कैंसिल, d/r² कोस थीटा। अब हमारे पास क्या आ गया, पोटेंशियल आ गया फॉर डाइपोल के लिए। इसी तरह अगर हमें क्वाड्रापोल और ऑक्टापोल का निकालना हो, तो क्वाड्रापोल क्या होते हैं, जिसमें चारों और इस तरह की शेप हो, तो उसको हम बोलते हैं ऑक्टापोल। एक नेगेटिव, इसमें पेयर्स होते हैं चार्जेस के, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, इसी तरह नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरह से ये क्या बने हुए हैं, पेयर्स बने हुए होते हैं। अब हम जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लेते हैं तो लीनियर के लिए ये होती है, ठीक है, इस तरह से सरफेस के लिए, वॉल्यूम के लिए, सारी क्या आ गई हैं हमारे पास, चार्ज डेंसिटीज़ लेती हैं। अब अगर हम एक वॉल्यूम को ले रहे हैं तो हमारे पास ये वाली चार्ज डेंसिटी होगी, ठीक है। अब ये इन केसेस के लिए कि अगर इन केसेस में क्या होता है, हमारे पास इनफिनाइट शीट ऑफ चार्जेस है। अब उसमें से हम एक स्मॉल पार्ट ले लेंगे क्यूब का, ठीक है, उस स्मॉल पार्ट को लेंगे, फिर उसको करेंगे और इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास होल का आ जाता है। तो यहाँ पे हमने जब स्मॉल पार्ट का लिया, ये जो शीट ऑफ चार्जेस है, इसकी डेंसिटी क्या है, रो, इसमें से हमने एक स्मॉल पोर्शन लिया है, उसको इंटीग्रेट करेंगे तो इस पूरी की हमारे पास पोटेंशियल आ जाएगा। अब इस स्मॉल पोर्शन की जो डेंसिटी होगी वो हमारे पास क्या है, रो आर, और यहाँ पे डी टाउ। देन उसके बाद जो पोटेंशियल होता है वो 1/4 पाई नॉट क्यू ओवर आर होता है। अगर हम डी स्मॉल पोर्शन का ले रहे हैं तो डी वी इज इक्वल टू डी क्यू ओवर आर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन इसके ऊपर लगाएंगे। सबसे पहले हम लेंगे कि चार्ज क्या होंगे, डी क्यू हमें लेना होगा, तो डी क्यू क्या है, वॉल्यूम के केस है तो रो आर प्राइम और डी टाउ प्राइम। अब डी वी इज़ इक्वल्स टू 1/4 पाई ई नॉट, ये डी क्यू की जगह हमने इसकी वैल्यू डाल दी। देन हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये इसके साथ कैंसिल, पीछे रह गया वी 1/4 पाई ई नॉट, और अगेन ये सारी चीज़ सेम आ जाएगी। अब हम दोबारा से क्या करेंगे, लॉ ऑफ कोसाइन यूज़ करेंगे। लॉ ऑफ कोसाइन अब क्या कहेगा कि आर स्क्वेयर इज़ इक्वल्स टू, ये आर डिस्टेंस, आर स्क्वेयर, ठीक है, प्लस आर प्राइम का स्क्वेयर -2RR और कोस अल्फ़ा। ठीक है, ये आर प्राइम का मतलब है कि आर सिंपल वाला आर प्राइम नहीं, सॉरी, आर बार जो लगी हुई है, इसका मतलब सिंपल वाला आर ही है। तो यहाँ पे जो सिंपल आर लिखा हुआ है और एक आर है और एक क्या है, आर प्राइम, और इसका यहाँ पे लॉ ऑफ कोसाइन लगा है। देन हम आर जब अंडर रूट हटाएंगे तो इसके ऊपर अंडर रूट आ जाएगा। अब अगेन हमने इस इक्वेशन से क्या करना है, आर स्क्वेयर को कॉमन ले लिया। जब आर स्क्वेयर को कॉमन लिया है तो क्या रह गया पीछे, अब आर प्राइम जो था उसके नीचे स्क्वेयर नहीं था ना, तो उसके नीचे स्क्वेयर आएगा, डिवाइड होगा, और एक उसके साथ कैंसिल, और पीछे आर रह गया। देन अगेन ये सेम उसी तरह के आर इसकी पावर ये कैंसिल हो जाएगा और आर रह जाएगा, और इस अंदर जो रह गया इसके ऊपर क्या है, पावर आ जाएगी। अब उसके बाद इस यहाँ से यहाँ तक जो टर्म है, इसमें से हमने क्या लिया है, इस आर प्राइम और आर को कॉमन लिया, तो पीछे इधर एक रह गया
और -2 इसमें से कॉमन चला गया 1/2। अब ये जो पूरी टर्म है ना, ये क्यों कॉमन लिया है? क्योंकि हमारे पास ये पूरी टर्म जो होती है वो एप्सिलॉन नॉट हमने खुद से सपोज किया है कि ये हमारे पास पूरी टर्म जो है वो एप्सिलॉन नॉट के इक्वल है, इसके सपोज कर लिया। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिख दिया कि हमने खुद से सपोज किया है। यहाँ पे ये आ जाएगा और ये वाली वैल्यू इसकी सपोज की है, सिंपल आ गया। अब इस आर को 1+ और इसकी जगह क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन नॉट 1/2। अब हम इसको इन्वर्स करके लिखेंगे तो पावर भी क्या हो जाएगी? -1/2। देन हम इस पर क्या लगाएंगे? उसी तरह सेम आगे हम बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाएंगे। अब जब बाइनोमियल एक्सपेंशन लगेगी तो क्या हो जाएगा? 1/r 1 फिर प्लस nx होता है, तो ये यहाँ पे पावर शुरू में आएगी और एप्सिलॉन ये बाइनोमियल एक्सपेंशन जो है वो खुद से लगा लीजिएगा। लगाने के बाद हमारे पास ये वाली इक्वेशन बनेगी। बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाने के बाद हमारे पास ये टर्म आई, फिर हमने ये जो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू थी अगेन इसमें पुट कर दी, जैसे कि -1/2। अब जहाँ जहाँ एप्सिलॉन नॉट था उसकी वैल्यू को हमने दोबारा से पुट कर दिया। ठीक है, r², और ये हमारे पास सेम उसी तरह सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। यहाँ पे मिस्टेक है, r/r'/r, ये पूरी ई की वैल्यू थी ना। देन हमने सिंपल ये पुट किए। पुट करने के बाद जब हम इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आएगी। उसके बाद अब हमने लेजेंडर पॉलिनोमियल कैसे लगाया। लेजेंडर पॉलिनोमियल के लिए हमने ये वाली फर्स्ट है, इसको हमने ले लिया कि ये P0 है। ठीक है, ये लेजेंडर क्या होते हैं कि P0, तो हमने इस चीज़ को क्या ले लिया? P0। ये चीज़ आ गई P0। और उसके बाद हमारे पास जो अगली है P1, उसको हमने क्या लिया? ये इसको तो नहीं लिखेंगे ना, ये वाली टर्म्स को अभी आपने नहीं देखना, आपने कॉज अल्फ़ा को देखना है। अब इसमें हमने जो कॉज अल्फ़ा है ना उसको x लिया हुआ है, कॉज अल्फ़ा को क्या लिया हुआ है? x। तो यहाँ पे पीछे रह गया कॉज अल्फ़ा, उसकी जगह हमने क्या लिखा? x। तो ये हमारे पास क्या है? P1 और ये हमारे पास क्या है? P0। देन उसके बाद हम इस पे आते हैं। अब अगेन इस वाली टर्म को हम नहीं लिखेंगे और ये वाली जो आएगी ये चीज़ क्या होगी? P0 और फिर P2। तो P2 हमारे पास क्या होगा? 3/2, कॉस की जगह x² -1/2। अगेन इसी तरह अगली भी ले लेनी है, 5/2 कॉस इस तरह से आ जाएंगे x³। अब इसको लेजेंडर पॉलिनोमियल की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? हमारे पास ये चीज़ क्या है? 1/r। ठीक है, यहाँ पे 1/r था, 1/r। अब इस पूरी को हमने क्या लिख दिया है? समीशन की फॉर्म में। जब हमने समीशन लिखा है तो n हमारे पास कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 0 से इन्फिनिटी तक, और फिर हमारे पास क्या है? ये वाली टर्म्स हैं r'/r। अब इनकी वैल्यूज़ क्या चेंज हो रही है? जैसे 1 थी, फिर 2 थी, फिर 3 थी, पहले कोई नहीं थी, 0 1 2 3 अप टू सो ऑन जाती जा रही हैं। ठीक है, आगे अप टू सो ऑन डालना है, तो हमने इसके ऊपर क्या लिख दिया? n। फिर उसके बाद हमारे पास ये जो हमने p लेट की हैं, p, ये भी p, जैसे ये P0, P1 इस तरह से आ रहे हैं, तो ये भी हमारे पास क्या है? जैसे पहले नॉट था, फिर 1, फिर 2, फिर 3, तो इसके ऊपर भी क्या आ गया? Pn। आगे क्या आ रहा है हमारा? कॉज अल्फ़ा। तो ये इस तरह से हमने इसी का समीशन फॉर्म बना ली। देन उसके बाद अब ये जो समीशन, ये r है और ये r सेम है, तो ये बेसिस सेम है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड। तो इसके ऊपर अलग से पावर और इसके ऊपर क्या हो जाएगी? n+1 Pn cos अल्फ़ा। अब हमने क्या निकालना है? पोटेंशियल। पोटेंशियल हमारे पास इक्वल था 1/4 पाई E0 इंटीग्रेशन ऑफ दिस। अब इसकी 1/4 पाई E0, ये चीज़ सेम हम 1/r की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है। हम 1/r की पूरी ये वाली वैल्यू जो है इसमें डाल देंगे। जब हमने पूरी ये वाली वैल्यू डाली तो अब इसमें से देखेंगे कांस्टेंट कौन से है? 1/4 पाई E0, ये चीज़ भी कांस्टेंट थी और साथ में ये चीज़ कांस्टेंट थी, सिर्फ अंदर रह गया ये रह गई, Pn cos अल्फ़ा रह गया और ये चीज़ रह गई। नेक्स्ट अब हमारे पास ये इक्वेशन आई है ना, अब इस इक्वेशन में हमने क्या करना है? ये समीशन खोल देनी है। एक दफ़ा n0, फिर n1, फिर n2, इस तरह से सारों में पुट करना है और हमारे पास एक नई फॉर्म बनेगी। अब इसमें हमने क्या किया है? जहाँ जहाँ n था वहाँ एक दफ़ा क्या पुट किया है? n0 पुट किया है, एक दफ़ा n1 पुट किया है, एक दफ़ा n2 पुट किया है। इस तरह से हमारे पास ये पूरी फॉर्म बन जाएगी। तो जहाँ n0 लिखा हुआ है उसमें जहाँ जहाँ n था मैंने वहाँ पे n0 पुट किया।
और जहाँ फिर n जहाँ पे जहाँ जहाँ n था वहाँ n1 पुट किया एक दफ़ा, क्योंकि n 0 से इन्फिनिटी तक है ना। फिर समीशन खोल लिया, फिर n2 इस वाली में पुट किया, इस वाली में मैंने n3 पुट किया, तो मेरे पास ये फॉर्म बन गई। अब जो मोनोपोल होता है उसमें पोटेंशियल क्या होता है, 1/r। क्वाड्रापोल ही हमें पता है जो हम निकाल चुके हैं। क्वाड्रापोल जो डायपोल होता है उसका 1/r², ठीक है, ये हम दो निकाल चुके हैं। अब हम इनका निकाल रहे हैं। क्वाड्रा में होता है 1/3 और ऑक्टा में होता है 1/4। देन उसके बाद अब हम एक पोटेंशियल को लेके चलेंगे, बल्कि यहाँ पे हाँ, अब ये टर्म एक दफ़ा आई है 1/r, एक दफ़ा आई है 1/r², एक दफ़ा आई है 1/r3 और एक दफ़ा आई है 1/r4। अब ये जो 1/4 पाई ई नोट 1/r तक है, ये मेरे पास टर्म क्या है, मोनोपोल। और आगे इंटीग्रेशन से जो हो रही है वो मोनोपोल मूवमेंट। मोनोपोल क्यों है, क्योंकि 1/r है। देन उसके बाद यहाँ तक 1/r² तक, ठीक है, ये 1/4 पाई नॉट इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये 1/r² तक मेरे पास क्या है, डाइपोल, ठीक है, क्योंकि 1/r² है डाइपोल। और जो यहाँ तक है वो मेरे पास क्या हो जाएगा, डाइपोल मूवमेंट। अगेन अब ये 1/r3 है, तो यहाँ तक जो आएगा वो क्या होगा, क्वाड्रापोल। ये क्वाड्रापोल क्या है, क्वाड्रापोल की टर्म है। और अगली जो है वो हमारे पास क्या है, यहाँ तक आएगा क्वाड्रापोल टर्म। और जो यहाँ तक है वो क्या है, क्वाड्रापोल मूवमेंट। अगेन अब ये क्या होगी, ऑक्टापोल, ऑक्टापोल टर्म और ये वाली ऑक्टापोल मूवमेंट। अब हमने ये लिख दी कि हमारे पास ये चीज़ें इस तरह से आएंगी। अब आगे हम किसी भी आप इन ऑक्टापोल डाइपोल किसी को भी ले सकते हो। मैं यहाँ से पहले डाइपोल ले रही हूँ, क्योंकि मोनोपोल तो बहुत इजी है, उसमें कुछ है नहीं, तो डाइपोल लेंगे। 1/4 पाई ई नॉट, ठीक है, ये पूरी टर्म जो है इसकी 1/4 पाई नॉट इसके साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो 1/4 पाई ई नॉट 1/r², ये पूरी टर्म जो है ले ली है डाइपोल की आगे, ये पोटेंशियल है ना इसका। देन उसके बाद अब ये जो r प्राइम कोस अल्फ़ा है, अगर हम इसका डॉट प्रोडक्ट लिखना चाहें वो कैसे लिख सकते हैं। अगर आप किसी r को उसके यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करो ना, तो वो हमें क्या देते हैं, r प्राइम कोस अल्फ़ा, ठीक है। जैसे r को अगर आप r यूनिट वेक्टर से करो तो वो क्या देगा, r कोस अल्फ़ा देगा। तो यूनिट वेक्टर से ड्रॉ करने से यही मिलता है। अब यहाँ पे जैसे r कोस अल्फ़ा है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, r यूनिट वेक्टर और r प्राइम, ठीक है, r यूनिट वेक्टर और r प्राइम लिख सकते हैं ना। ये बार मीन्स के r ही है, सिंपल। देन ये हमारे पास रो r और डी टाउ प्राइम आ गया। अब ये जो चीज़ है, अब इसको मैं इक्वल ले रही हूँ p के, ठीक है। तो अब बाकी सारी चीज़ें तो सेम है, यहाँ पे सिंपल क्या आ जाएगा, इस पूरी की जगह p आ जाएगा। अब अगेन r डॉट p मीन्स के ये क्या है, p cos थीटा है, तो p cos थीटा r²। अब क्या फाइंड आउट करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड्स फाइंड आउट करनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल होता है पोटेंशियल का नेगेटिव ग्रेडियंट, तो यहाँ पे हम क्या लेते रहेंगे, नेगेटिव ग्रेडियंट लेते रहेंगे, माइनस पार्शियल v ओवर r। अगर r का निकाल रहे हैं तो माइनस विद रिस्पेक्ट टू r, और ये चीज़ एज इट इज़ p cos थीटा 4 पाई ई नॉट, और r नीचे है, r नीचे था तो ऊपर जाएगा तो -2। अब इसके ऊपर माइनस p cos थीटा -2 + 1 क्या होता है, पावर क्या हो जाएगी, शुरू में आ जाएगी, तो -2 और एक माइनस हो जाता है, -2 -1 -3। तो यहाँ पे हम इसको 4 पाई ई नॉट r क्यूब लिख सकते हैं। तो ये आ गई e ऑफ r। अब हमें विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड थीटा निकालेंगे, तो वो क्या होगा, पार्शियल थीटा, कि जब हम थीटा से करते हैं तो हमारे पास 1/r भी तो आता है ना साथ। ये फॉर्मूला है, ये हम फर्स्ट चैप्टर में करके आए हैं, 1/r अब इसमें -p r² और साथ में r। कोस का क्या होगा, क्योंकि थीटा इसके साथ है तो माइनस साइन, अगेन माइनस माइनस प्लस, तो p
साइन थीटा, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, आर आर क्यूब। ये थीटा का आ गया और ये आ गया आर। अब ई ऑफ फाई कैसे निकालेंगे, उसका फॉर्मूला होता है -1/r साइन थीटा साथ आता है और पार्शियल v ओवर पार्शियल फाई। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, जी, क्योंकि हमने जो पॉइंट पी लिए है ना वो हमारे पास ओरिजिन पे लाई करता है। ठीक है, जो पॉइंट पी लिया आपने याद रखना है कि ये जो पॉइंट पी है ये हमारे पास ओरिजिन पे लाई करता है और इसकी डायरेक्शन जो जी में है। तो पोटेंशियल हमारे पास आर और थीटा होंगे, फाई जो होगा वो ज़ीरो होगा। तो अब हमने जो यहाँ पे लिख रही हूँ कि ई ऑफ डाइपोल आर और थीटा की जो निकाली है वो क्या आई है, पी साइन थीटा। ठीक है, हमने इन सारों को, इन दोनों की इक्वेशंस को लिख लिया और ये तो वाली तो टर्म ही ज़ीरो थी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। और सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा।